क्या इस देश की जनता को दिख नहीं रहा कि क्या सब कुछ हो रहा है, किस तरह से देश को बर्बादी की तरफ ढकेला जा रहा है? क्या हम सब सारे के सारे केवल और केवल फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और केवल हम यूट्यूब पर ही रहेंगे? क्या हम लोग सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करेंगे? सरकार ने देश में लॉकडाउन कर दिया, लोगों को निकलना मुश्किल कर दिया और अपने सारे काम करती रही, तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना महामारी है, लेकिन उसकी आड़ में सरकार ने अपने जो उसके बुरे इरादे हैं उनको अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए इस विषय पर? क्या हमें इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हमें आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? साथियों, धीरे धीरे वो समय निकलता चला जा रहा है और आने वाला जो समय है वो और पहले से भी कठिन होता चला जा रहा है। हर दिन परेशानी बढ़ती चली जा रही है, लोगों पर अन्याय और अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे डॉक्टर्स हो जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, चाहे किसी भी क्षेत्र में लोग हों, चाहे वो सैनिक हों, अर्धसैनिक बल हों, उनके साथी हों, कोई भी हो, जिनको भी आप देखें, चाहे जिस फील्ड में हैं, सबके साथ दिक्कतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और आम जनता के कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं है। उसके कष्ट तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं पार की जा रही हैं। जीवन में हमने कभी ऐसा देखा नहीं था, सोचा तो था ही नहीं, लेकिन देखा भी नहीं था कि प्रशासन, शासन इस तरह से अत्याचारियों को बचाने में, रेपिस्टों को, कातिलों को बचाने में लगा हुआ होगा और जो निर्दोष लोग हैं उनकी हर दिन बलि चढ़ती चली जाएगी। ऐसे कभी देखा नहीं था, लेकिन आज सब कुछ सबकी आंखों के सामने है और सब कुछ हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो या उसके बाद बलिया का मामला रहा हो या उससे पहले गोरखपुर में जो हुए कांड हैं वो रहे हों, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुए हैं वो रहे हों, चाहे फतेहपुर में कांड हुए हों, चाहे लखनऊ में सरेआम गोलियां चली हों, चाहे पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, चाहे हरियाणा में पीपली में हो, किसानों को किस तरह से उनको मारा पीटा गया, किस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, और चाहे हम सब ने देखा जो प्रवासी मजदूर अपने ही देश में प्रवासी हो गए, अपने ही देश में बेगाने हो गए और हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलने को मजबूर, भूखे प्यासे नंगे पैर, सब इस तरह से जो है आपने सब कुछ देखा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने था। किस तरह से लोग अपने घरों को जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट से मर गए, ट्रेन के नीचे कट के मर गए, किस तरह से बच्चे भी पैदा हुए सड़कों पर, गर्भवती महिलाएं चल रही हैं, अपने बूढ़े मां बाप को लादे हुए लोग चल रहे हैं, अटैची को खींचते हुए और उस पर आपने बच्चे को लेटे हुए आपने देखा है। सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जो देश से क्या दुनिया की आंखों से छुपा हुआ हो, सब कुछ आपने देखा, सब कुछ। लेकिन ये सरकार, ये भाजपा की सरकार इस कदर बेरहम और बेशर्म सरकार है, उसे किसी के दुख दिखाई नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में जिस समय ये 10 दिनों का सेशन चला और उस 10 दिनों के सेशन में जिस तरह से सरकार से पूछा गया कि जो कोरोना के दौरान ये प्रवासी मजदूर हैं और जितने भी लोग हैं, वो जो भी लोग जिनकी भी जो है, जिनकी चलते हुए मौत हो गई, उन लोगों का कोई आंकड़ा तो होगा।
लेकिन आपने देखा सरकार ने कहा नहीं, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। और उसके बाद में आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को देखा होगा, जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे रिएक्ट किया और बहुत गुस्से में वो है। गुस्से में होना उसका स्वाभाविक ही है कि कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कहा गया, जिनके ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय वायुसेना ने फूल बरसाए, उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को, उन्हीं डॉक्टर्स को, उनकी 530 डॉक्टरों की अब तक मौत हो चुकी है। 530 डॉक्टरों की अब तक मौत हो चुकी है। यह स्थिति है तो इतने तो डॉक्टर ही हैं जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना के दौरान। मजदूरों की रेलवे में ही तकरीबन 210 के लगभग रेलवे में मरे हैं लोग, रेलवे से आते जाते कटकर, मतलब इस तरह से इतने तो वो हुए। और एक्सीडेंट में कितने हजारों लोग मरे हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी वो संख्या जिनका इलाज ही नहीं, जिन्हें मिल पाया, उन लोगों की मौत हुई है। सब कुछ सबके सामने है, ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ हो। और इसी दौरान आपको यह भी समझ में आया होगा कि हमारे देश में अस्पतालों की स्थिति कितनी बदतर है। आज की तारीख में एम्स जैसे, दिल्ली के एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल की ओपीडी नहीं चल रही, और पिछले 7 महीने से नहीं चल रही। ये एक दिन की बात नहीं, पिछले 7 महीने से नहीं चल रही। किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी नहीं चल रही। तो एक ऐसा वायरस आया है जिसने पूरी जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ठप कर दिया। तो हमारी तैयारी क्या थी, या हमारी तैयारी क्या है, या इसी दौरान हमने तैयारी क्या की है इस सबसे निपटने के लिए और लोगों को और इलाज देने के लिए। कोरोना के ही इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, बाकी और बीमारियों का इलाज ही नहीं है। क्योंकि जब अस्पतालों में जो ओपीडी है वो बंद है, अस्पतालों में जब मरीज देखे ही नहीं जा रहे हैं, तो बाकी और का क्या इलाज। तो उस जिस इलाज का उन्हें जरूरत है मरीजों को, वो इलाज अगर उन्हें नहीं मिल पाया तो इन 7 महीनों में ऐसे कितने लोगों की मौत हुई होगी, कोई अंदाजा है साथियों। और ऐसे में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चौपट हो गई, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो मुश्किल से 15-20% लोगों के लिए चल रही है, मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं है, 15 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते किसी हालत में। तो बाकी और जो 85% या 80, 85, 90% जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, वो कहां पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या हाल होगा। स्वाभाविक है सरकार को उसका इलाज ढूंढना चाहिए, और अगर उसका इलाज नहीं है तो निश्चित रूप से यह और भी गंभीर परिस्थिति है कि सरकार बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पा रही है, उसका भी इलाज नहीं कर पा रही है। और इससे भी भयानक स्थिति और धीरे धीरे आगे होती चली जा रही है कि सारे उसमें सरकार अपने कुकृत्यों को लगातार अंजाम देती चली जा रही है। जैसे इसी कोरोना के समय में सरकार ने जो किसानों के 3 बिल लाए, जिसके माध्यम से किसानों का पूरी तरह से बर्बाद करना की जो सारी जो योजना है उसको एक कानूनी जामा पहना दिया गया है। सरकार इसी दौरान लाई और पिछले दरवाजे से लेकर आई। पहले ऑर्डिनेंस लाएगा और फिर ऑर्डिनेंस के बाद में कानून लोकसभा में पास हो गया, और फिर राज्यसभा में जिस तरीके से पास हुआ कि वहां पे मत विभाजन होना चाहिए था, बिल पर वोटिंग होनी चाहिए थी, कोई वोटिंग नहीं कराई गई। और राज्यसभा के उपसभापति ने हंगामे में ही वो बिल को पास करा दिया, ध्वनि मत से पास करा दिया। लोगों के कहने के बावजूद, राज्यसभा के सदस्यों के कहने के बावजूद भी पास करा दिया गया। यह स्थिति हम सबने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। तो किस तरह से भयानक स्थिति है यह सब आपने देखा। और इसी आड़ में किस तरह से हर चीज को निजी हाथों में सौंपा गया है, यह सब कुछ आपने, हमने, पूरी दुनिया ने देखा है, कुछ छुपा नहीं है। इसी दौरान आपने देखा कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। लेकिन उस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के बाद में, मनाने के बाद में हुआ क्या, यह भी आपने देखा। हालांकि उस दिन ट्विटर पे लगभग 35 लाख ट्वीट हुए, 35 लाख ट्वीट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोग शांत बैठ गए,
कहीं कोई और आगे कोई आंदोलन नहीं, कोई और मूवमेंट नहीं, किसी तरह की कोई हलचल नहीं। तो क्या केवल आपने एक दिन के लिए किया था, या वो एक दिन ताली थाली बजाई उस दिन को भी ऐड कर ले, 2 दिन के लिए क्या था, या उससे पहले एक और दिन, 3 दिन सिर्फ इसके लिए क्या था? बाद में क्या हुआ? किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज भी पंजाब में किसान रेल की पटरियों पर डेरा डालकर बैठे हैं। हरियाणा में लगातार आंदोलन हो रहा है। सरकार की जातियां जारी हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो कोयला खदानें हैं उनको अपने यारों को बेचा जा रहा है। चंद 5-6 कंपनियां हैं जिनके हाथ में पूरे देश की जो कोयला खदान है उनको बेचने की तैयारी है। और केवल कोयला खदान नहीं, उसके पीछे जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासियों की जमीन है जिसके लिए उनका संघर्ष होता है, जल जंगल और जमीन के लिए, उस सबको खत्म करके आदिवासियों के इलाके भी अपने यारों के हवाले किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा। और इसी में सब कुछ जो हो रहा है, लगातार धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो चित्रकूट का मामला, जहां पे जो खनन माफिया है किस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश प्रशासन रात में जाके 12-1 बजे 2 बजे जाके जो पीड़ित हैं उन्हीं के घर जाके उनको डरा रहा। और आपने देखा उसके बाद में फिर कोई खबर नहीं है। चित्रकूट की खबर, इतनी भयानक खबर, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप, वहां के जो खनन माफिया है, ठेकेदार है, वो सब कर रहे हैं। 2 दिन वो खबर आई, उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन रात में ही पीड़ितों के घर पहुंच गया, उसके बाद में कोई खबर नहीं। किस तरह से डराएगा? यही आपने देखा हाथरस वाले में 4 दिन तक कैसे पूरी किलेबंदी करके बंद रखा गया, और उसके बाद में जब पूरी तरह से परिवार को डरा दिया गया, धमका दिया गया, अपने कब्जे में कर लिया गया, उसे लालच दे दिया गया, जो भी स्थिति रही हो, उसके बाद लोगों को खोला गया। और आज स्थिति ये आ गई है कि एडीजीपी और डीएम तक कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। तो जो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है अलीगढ़ हॉस्पिटल की, और फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है, उसकी रीढ़ की हड्डी किस तरह से तोड़ी गई है, वो भी सब मालूम है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब आपके सामने है सब कुछ, पर कहीं कोई किसी तरह की कार्रवाई, कहीं कोई किसी तरह की गतिविधि कुछ नहीं हो रही है। साथियों, आपने इसी हालत में देखा, इसी हालत में किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, वो तो कोरोना के शुरू होते ही, और उसके बाद में राजस्थान का नाटक आपने देखा। और अब इसी कोरोना में बिहार के चुनाव हो रहे हैं, और बिहार के चुनावों में जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, उनमें से किसी का पालन नहीं हो रहा। जबरदस्त तरीके से वहां मीटिंग वगैरह से अपनी जो भी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और कोरोना से संबंधित जो भी नीतियां हैं, जो भी निर्देश हैं, किसी का कोई पालन नहीं है, कोई कार्रवाई किसके खिलाफ कुछ नहीं। जो ये सब कुछ चल रहा है, इन हालात में चलते चलते साथियों, आज स्थिति ये हो गई है कि देश लगातार आर्थिक गर्त में डूबता चला जा रहा है। नौकरियां जो केवल कोरोना जिस समय शुरू हुआ था, जिस समय लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद जो नौकरियां गई अप्रैल और मई के महीने में, अब जब ये कोरोना खुला है उसके बाद जो नौकरियां आई, अब एक और नई स्थिति आ रही है कि उसके बाद भी जो नौकरियां हैं उतनी नौकरियां नहीं मिली। और इसके अलावा जो सैलरीड क्लास के, जिनको एक निश्चित नियमित वेतन मिलता था, उनकी भी नौकरियां जा रही हैं। और अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां उनकी जा चुकी हैं। बाकी की नौकरियां जाने के लिए तैयार हैं। लगातार बेरोजगार लोग होते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार का किसी बात पर कोई काम कुछ नहीं है। जब 500 केसेस थे, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, और जिस समय 1 लाख केसेस लगातार हैं, सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया। सरकार कह रही है जिसको जो मरना है मरेगा, जिसको जीना है जिएगा। लोगों के जीने मरने से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना जो काम है, उसकी जो अपना एजेंडा है इस देश को बर्बाद करने का, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का, उस पर लगातार काम कर रही है। और इस देश को अपने चहेते जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके हाथ में सौंप रही है। और उन्हीं का कर्जा भी लगातार सरकार माफ करती चली जा रही है।
किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया जा रहा, मजदूरों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। किसानों की बात जहां तक है, किसानों के कर्जे माफ करने की बात तो बहुत सिंपल सी, किसानों की स्थिति सुधारने की बात, किसानों की हालत आप सुधारेंगे, 2 गुना उसकी आमदनी करेंगे। कैसे करेंगे आप? जो कॉर्पोरेट है उसके हाथ में किसान को छोड़ के करेंगे, या जो व्यापारी है उसको जमाखोरी करने की पूरी छूट देकर उसकी जो इनकम है 2 गुना करेंगे। इस तरह से कभी नहीं होगी। किसान की इनकम अगर 2 गुना करनी है या किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए 3 काम जरूर करने पड़ेंगे सरकार को। नंबर 1, पूरी तरह से एक बार कम से कम किसानों का जितना कर्जा है वो पूरी तरह से माफ करना पड़ेगा, चाहे जितना भी हो, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, सबका कर्जा पूरी तरह से एक बार माफ करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, किसान के लिए जो एमएसपी है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट C2, जो C2 में उसकी किसान की मेहनत भी शामिल है, उसके बाद C2 में जो उसकी मेहनत है उसको मिला के उस पर 50% उसको प्रॉफिट देने का, तो उस हिसाब से C2 के हिसाब से उसकी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित करके और इसके लिए कानून बनाया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होना चाहिए सरकार के से। ये जो 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, अनाउंस की जाती है, हालांकि दी तो 2-3 पे जाती है, तो उन 23 फसलों पर केवल अनाउंस ना की जाए, वो हकीकत में दी जाए और इसके लिए कानून बने और कानून लागू हो सकती से जो एमएसपी से कम खरीदे या जो एमएसपी ना दे व्यापारी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, किसान को अच्छा बीज और अच्छा खाद जायज रेट पर, एक सही रेट पर प्रदान किया जाए, उसको उपलब्ध कराया जाए। यह स्थिति होनी चाहिए, तब जाके कहीं किसान की स्थिति सुधरेगी। ये किसान की हालत है। जहां तक मजदूर, तो मजदूरों का तो बेड़ा गर्क इस सरकार ने कर दिया। इस सरकार ने, भाजपा की चाहे प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश की, मजदूरों से संबंधित जितने भी श्रम कानून थे उनको 3 साल के लिए खत्म कर दिया और उसके बाद खत्म ही हो जाएंगे पूरी तरह से। इसी तरह से कर्नाटक का हाल है, इसी तरह से और राज्यों का हाल है। तो ये जो सब कह रहे हैं, और इसमें सबसे आगे जो है वो कांग्रेस की भी सरकार है जो राजस्थान में, उसने भी मजदूरों के लिए बुरा हाल कर दिया, सारे कानून जो एक तरह से खत्म कर दिए। और केंद्र सरकार ने तो इस दौरान, इस 10 दिनों का जो सेशन चला है पार्लियामेंट का, उस 10 दिनों के सेशन में कितने ही मजदूर कानून लाके पूरी तरह से मजदूरों के हक को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इसके दौरान ये और एक वो लेके आए अमेंडमेंट कि जिस उद्योग में 400 तक मजदूर होंगे उनको उद्योगपति या मालिक जो है उसके ही मर्जी पर छोड़ दिया। वो चाहे उनसे 12 घंटे काम कराए, 9 घंटे काम कराए, उनको कोई रोजगार, उनको सही उनका वेतन दे न दे, उसकी जो मेडिकल सुविधाएं है, फैसिलिटी है, वो दे न दे, उनके जो काम की जगह है, माहौल है, वो सही हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। अब क्या हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं दिख रहा है? क्या इस देश की जनता को दिख नहीं रहा कि क्या सब कुछ हो रहा है? किस तरह से देश को बर्बादी की तरफ ढकेला जा रहा है? क्या हम सब सारे के सारे केवल और केवल फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और केवल हम यूट्यूब पर ही रहेंगे? क्या हम लोग सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करेंगे? सरकार ने देश में लॉकडाउन कर दिया, लोगों को निकलना मुश्किल कर दिया और अपने सारे काम करती रही। तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना महामारी है, लेकिन उसकी आड़ में सरकार ने अपने जो उसके बुरे इरादे हैं उनको अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए इस विषय पर? क्या हमें इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हमें आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मैं समझता हूं साथियों, हम सबको बहुत ही सोच समझकर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग अकेले अकेले लड़ते रहते हैं। विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ, विद्यार्थी अलग लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स अलग लड़ रहे हैं। बेरोजगार लोगों का आंदोलन हुआ, बेरोजगार युवा एक तरफ अलग लड़ रहे हैं। किसानों का आंदोलन है, किसान एक तरफ लड़ रहे हैं। किसी और पार्टी का आंदोलन है, वो अलग लड़ रहे हैं। किसी और संगठन का आंदोलन है, वो अलग लड़ रहे हैं। क्या हम सब, जब हम सबका मकसद एक है, इस देश को बचाना, इस देश की जनता को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, तो क्या हम सारे के सारे अपनी जो ईगो है उसको छोड़कर इकट्ठा नहीं हो सकते?
क्या हम एक साथ नहीं हो सकते? क्या हमें एक साथ नहीं होना चाहिए? क्या हमें एक मंच पर नहीं आना चाहिए? मैं मानता हूं हमें एक मंच पर आना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होके इस लड़ाई को नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए साथियों। अगर हम मिलकर लड़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। और एक एक करके हर किसी को टारगेट बनाया जाएगा, हर किसी को पीटा जाएगा, हर किसी को खत्म किया जाएगा। और आने वाला जो समय है वो जो बढ़ रहा है, आप माने ना माने, मुझे आज बात याद आ रही है, बीजेपी के एक एमपी ने कहा था कि 2019 में अगर बीजेपी आ जाती है तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। जो सारे हालत बनने, उस हालत से यही लग रहा है कि जिस तरह से रूस में पुतिन ने और चीन में शी जिनपिंग ने जो अपने आप को घोषित कर दिया आजीवन कि मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा, उसी तरह से आने वाले समय में यह होगा कि अगर लोग नहीं जागे, सड़कों पर नहीं आए, तो नरेंद्र मोदी अपने आप को इस देश का सर्वेसर्वा घोषित कर देंगे। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए उन्होंने सेना को, तीनों सेनाओं के ऊपर एक कमांडर बनाकर, एक प्रमुख सेनापति बनाकर सेनाओं को अपने हाथ में लिया है। और इसीलिए जो सारी चीजें हो रही है, एक एक करके वो सारी ऐसी हो रही है। इसीलिए सारे उद्योग धंधों को, देश की तमाम संपत्ति को अंबानी और अडानी के हाथ में दिया जा रहा है। और अंबानी और अडानी को इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने की पूरी कोशिश इस सरकार की भी लगातार है। और हर चीज को अंबानी और अडानी के हाथ में दिया जा रहा है। तो मैं तो साथियों आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बहुत कुछ सब झेल चुके हैं साथियों, लगातार देख रहे हैं। हम सबको समझना चाहिए कि हम अलग अलग कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की, इस देश की जनता को बचाने की, अपनी बहन बेटियों माताओं को बचाने की जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। इसीलिए साथियों हम लोगों ने अब यह तय किया है कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, हमारी पार्टी अब पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का विचार कर रही है। और अब हम इसको राष्ट्रव्यापी स्तर पर लेके चलेंगे। इसमें जो भी साथी हमारा साथ देंगे, और मेरा सबसे निवेदन है कि सब साथी अपनी ईगो छोड़कर, जब हम सबका उद्देश्य एक है, हमारा साथ दें साथियों। इसमें कोई आगे पीछे ऊपर नीचे वाली कोई बात नहीं है। साथ मिलके चल के संघर्ष करने की और इस देश को बचाने की बात है साथियों। और दूसरा साथियों, एक इसके लिए जो हम करने जाएंगे, हम आने वाले समय में हम 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे प्रोग्राम की एक बड़ी जो पूरी घोषणा है, पूरी प्लानिंग है कि हम किस किस तरह से ये काम करेंगे, किस किस तरह से पूरा आंदोलन देश में चलेगा और कब से शुरू होगा, वो सारी योजना पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे वर्णन के साथ हम 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरी डिटेल बताएंगे साथियों। मेरा आपसे निवेदन है, हमारा साथ दें साथियों। केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पे ही रहने से बात नहीं बनेगा। लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाती है, लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है। और मैदान की लड़ाई के लिए साथियों आपका साथ चाहिए, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर हर तरह का साथ चाहिए साथियों, हर तरह का सहयोग चाहिए साथियों। हमें बिना उसके ये संभव नहीं हो पाएगा। जिसे मैं कहूं तन मन धन हर तरह का हमें सहयोग चाहिए साथियों। हमें चाहिए क्राउड फंडिंग के भी जरिए पैसा, हमें जो साथी हैं उनसे हमें मदद चाहिए, क्योंकि बिना उसके ये संभव नहीं है साथियों। हम लोग अपने स्तर पर जितना कर सकते थे हम लगातार किया है, कर भी रही हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति की भागीदारी हो, हर व्यक्ति को लगे कि नहीं मैं भी इसका हिस्सा हूं, तो हर व्यक्ति को तन मन धन से इस आंदोलन में इस देश को बचाने के लिए अपना सहयोग देना पड़ेगा। एक बात और साथियों, जो हमारे एडवोकेट साथी हैं पूरे देश में, उनसे मेरा निवेदन है, जो सुन रहे हो मुझे, और जो और भी साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसको। और जो हमारे एडवोकेट साथी हैं, मेरा उनसे निवेदन है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करें साथियों।
जो मेरा नंबर है 858-799-79947। एक बार फिर से बोलता हूं, 858-799-79947। इस नंबर पर मुझे लगातार कांटेक्ट करें, क्योंकि हमें अपने वकील साथियों की बहुत जरूरत है। साथियों, वकील समाज ही, एडवोकेट समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें डर नहीं होता, और जिसने जब भी आजादी की जरूरत पड़ी, समाज की जरूरत पड़ी है, आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और देश को आजादी दिलाने में भी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था, और अब भी, क्योंकि ये भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है, इसमें भी वकीलों की बहुत सक्रिय भूमिका की जरूरत है। तो जितने भी साथी हैं हमारे, हमें हर जिले में, हर तहसील में, हर प्रदेश में वकील साथियों की टीम बनानी है। वकील साथियों का सहयोग चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सारे साथी मेरे इस नंबर पर जो मैंने बताया है, मुझसे संपर्क करें, हमारे साथ जुड़े साथियों, और इस देश को बचाने के लिए अपनी भूमिका अदा करें साथियों। बस बाकी बातें साथियों अब मैं 23 तारीख को, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा, उस समय वो सारी डिटेल में बताऊंगा, उसके माध्यम से आपको पता लगेगी साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।